अंतर ये था कि ये इसीलिए इन्फ्लुएंशियल बिहेवियर्स कहलाए और नियो बिहेवियर्स भी कहलाए। ये दो नाम अपने को याद रखते हैं। नियो बिहेवियर्स में तीन नाम बड़े चर्चा में आते हैं, हल, गथरी और एडवर्ड चेज टॉलमैन। ये तीन नाम बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं इसमें। फिर उसके बाद हमने 16 स्वयं सिद्ध मान्यताओं की बात की है ना, तो 16 पोस्टुलेट्स की बात करते हैं। चलो फिर 4 नंबर पर हमने जो चर्चा करनी है वो यही है, लिखो, हल ने वुडवर्थ द्वारा प्रतिपादित एसओआर सूत्र को अपने प्रचलित स्वरूप में व्याख्यायित किया। उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया मतलब प्राणी की अनुक्रिया उद्दीपक पर निर्भर नहीं करेगी बल्कि उसकी खुद की आवश्यकताओं पर निर्भर करेगी। जैसी किसी व्यक्ति की आवश्यकता है वैसी वो अनुक्रिया करेगा। कल मैंने इसको समझाते हुए ये बात भी कही थी कि आप में से एक साथी ऐसा है जो तैयारी कर रहा है लेकिन पहले उसके पास एक जॉब है, और एक ऐसा जिसके पास जॉब नहीं है, तो जिसके पास जॉब नहीं है वो ज्यादा तैयारी करेगा उद्दीपक से होने के बावजूद, क्योंकि उसकी आवश्यकता ज्यादा है, उसकी अनुक्रिया उसी हिसाब से प्रभावित होगी। ठीक है, ये पॉइंट हुआ। अब इस पॉइंट को ध्यान में रखने के कारण ही स्किनर को एक बात कहने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्या कि हल के द्वारा प्रतिपादित सबलीकरण का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। तो ये बात याद रखना, इसको दो तरह से पूछ सकता है वो या तो पूछ ले कि अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कौन सा है, तो सर्वश्रेष्ठ शब्द एक ही आदमी ने कहा है स्किनर ने, या वो पूछ ले स्किनर के अनुसार सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, तब भी हमें हल पर जाना है, क्योंकि ये फालतू बात नहीं करता, ये आसान वाली जरूरत है उसकी जरूरत है उसी का, जरूरत नहीं है वो नहीं सीखा। ठीक है, लिखो, स्किनर ने हल के सबलीकरण सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया। तो ये कैसा सिद्धांत है? सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया। यहां से कल जो डिस्कशन किया उसको वापस कंक्लूड करता हूं कि क्या सबलीकरण का सिद्धांत स्किनर ने दिया था, उत्तर है हां। क्या सबलीकरण का सिद्धांत हल ने दिया है, उत्तर है हां। दोनों ऑप्शन आए तो कभी नहीं आएंगे। क्या कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से राजधानी कौन सा शहर है? गांधीनगर, भोपाल, जयपुर और मुंबई। ये पूछ सकता है ना, चार राजधानी है, वो तीन शहर से राजधानी नहीं है। हां, ये पूछ ले तुलनात्मक रूप से किसने ज्यादा सिद्धांत दिया है तो हल का नाम आएगा, क्योंकि स्किनर ने खुद ने ये बात कही है। अब क्यों कही? इन दोनों के सबलीकरण में अंतर क्या है? कल आप में से स्टूडेंट ने आके पूछा था कि सबलीकरण आपने नहीं लिखवाया, कौन देखो आज एक मिनट दिखाइए होगा। ठीक है, हां देखो, कल अपने चर्चा करी थी, आज भी चर्चा कर लेते हैं उसी बात की। स्किनर ने क्या माना कि सबलीकरण लक्ष्य पाने का पुरस्कार, लक्ष्य मिल गया मतलब लक्ष्य पहुंच के तो आपको क्या मिल रहा है, पुरस्कार। वो क्या सबलीकरण है? हल ने कहा कि वैसा लक्ष्य पहुंचना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है जिसकी आवश्यकता तो पूरी हो और आपका जो तनाव अंतर्नोद जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, जिससे अंतर्नोद कम होगा, तनाव कम होगा, वो है पुनर्बलन, वो है सबलीकरण। महत्वपूर्ण क्या है कि टीचर क्लास में कुछ पढ़ाते हुए कल आपको टेस्ट देके आना है, या मान लो एक सरल एग्जांपल से पूछूं और छोड़ो एकदम एग्जांपल से कि देखो मैं सीरियस होकर पूछ रहा हूं, एक ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं जो ये तय कर देगा कि आप वाकई में फर्स्ट ग्रेड में तैयारी में हो या नहीं हो। एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास, सब तैयार हो ना? ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपने इसका उत्तर सही दे दिया तो मान के चलिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों में आप शुरू के जो 10% बच्चे तैयारी सेलेक्ट होंगे उनमें आप शामिल हो। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका जवाब देना। तैयार हो? क्वेश्चन है, एक सेकंड उत्तर देने के लिए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? अब कई सालों से यहां से वाह गजब, उस कड़ी को पूछो। ये मैं नहीं पूछता तो मैंने मालूम नहीं, वो अलग बात है, लेकिन मैं ये नहीं पूछता तो क्या आपको ये पता नहीं था क्या? तो मेरे इस लक्ष्य को पाने से मैंने जो बात बिल्कुल सही जवाब दिया, क्या इसी से आपको पुनर्बलन मिल गया? ये तो नहीं पता कोई आपको बताता। तो हल इसी की बात करता है। हल कहता है कि कोई बच्चा एक तरह से चल रहा है, ऐसी बात नहीं है कि कोई बच्चा सीक्रेट की तैयारी करे, तो हल नहीं बोला ऐसा। लेकिन अपने हिसाब से इसको देसी भाषा में समझ सकते हैं कि मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया, तुम्हारे उसमें नंबर आ गया, तुमने कहा यस मेरा नंबर अच्छा है, मेरी तैयारी चल रही है, और तुमने खुद से पढ़ के टीचर से बैठ के चर्चा करके बोला कि पांच चीजें याद करनी है, तैयारी अच्छी है। जैसे मैंने कहा व्हाट्सएप पर पांच चीजें पूछी जाएगी, व्यवहारवाद, लिटिल बट, अनुबंधन, बुद्धिमत्ता समीकरण और तुम मुझे कौन मैं दूंगा, ये पांच चीजें पूछेगा वो। अब ये अगर तुम्हें क्लास में टेस्ट में पूछो फिर तुम इसका सही जवाब दो, उसी से तुम्हें पता चलेगा क्या? तुम यहां पे पांच चीजें क्लास में पूछो चाहे रिलेशन। तो हल का समीकरण किसी माध्यम की या किसी बाहरी वातावरण में से मिलने वाले मूर्त प्रलोभन प्रोत्साहन की बात नहीं कर रहा। वो तो कह रहा है अगर भावनात्मक रूप से आपको ये लगाने की आवश्यकता पूरी हो गई, तनाव कम हो रहा है, तो वो भी एक समीकरण है। आपको एग्जाम की टेंशन हो गई और आपके टीचर से बात टीचर ने आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया, थोड़ा सा आपको काम डाउन कर दिया और अच्छे से प्रेशर से फील हो एग्जाम दो, वो भी हल के अनुसार क्या है, समीकरण ही है। क्लियर हुआ? लिखो इस बात को, स्किनर का सबलीकरण लक्ष्य प्राप्ति का पुरस्कार है, वहीं हल का सबलीकरण आवश्यकता का घटना है, तनाव का कम होना है, तनाव मतलब अंतर्नोद का कम होना है। तो इसने ज्यादा बड़ी व्याख्या कर दी ना सबलीकरण की, इसने सबलीकरण की परिभाषा को और बेहतर बना दिया, इसलिए सिद्धांत सबलीकरण का श्रेष्ठ सिद्धांत कहलाया गया। आगे लिखो, अगला पॉइंट जो सीधा सीधा वन लाइन क्वेश्चन बनता है, हल की अवधारणा का केंद्र बिंदु समस्थिति है। हल की अवधारणा का केंद्र बिंदु समस्थिति है। हल की अवधारणा का केंद्र बिंदु क्या है? समस्थिति है। अब सवाल यह था कि साहब अवधारणा का केंद्र बिंदु समस्थिति होने का मतलब, समस्थिति मतलब होमियोस्टेसिस मतलब कोई ऐसा पुनर्बलन या ऐसा तत्व जिसको पाने के बाद आप शारीरिक रूप से आंतरिक रूप से क्या हो जाओ, संतुलन की स्थिति में आ जाओ। मैं मुझे चार रोटी की भूख है पर पांच भी नहीं खा सकता, क्योंकि चार रोटी खाते ही समस्थिति में चली आ जाएगा। क्लियर हुआ? लिखो इस बात को, समस्थिति से अभिप्राय है एक ऐसी स्थिति जो शरीर को आंतरिक रूप से संतुलित रखे, समस्थिति इज इक्वल टू होमियोस्टेसिस। समस्थिति बराबर होमियोस्टेसिस। क्या बताऊं, नाम कुछ और दे देता हूं, अंग्रेजी नाम अपने को याद होना चाहिए। समस्थिति मतलब होता है होमियोस्टेसिस। एक दो पॉइंट और इसका सेक्शन निकाल दिया जाएगा सीधा। ठीक है देखो, हल ने नौ पॉइंट चूहों पर प्रयोग करते हुए प्राथमिक व द्वैतिक पुनर्बलन की व्याख्या की। प्राथमिक द्वैतिक क्या होते हैं, हमने स्किनर में लिखा है पहले से, है ना? याद है? जो जीवन के लिए जैविक रूप से वाले वो प्राथमिक है और पैसा धन प्रशंसा ये सब क्या हो गए हैं, द्वैतिक हो गए। चूहों पर प्रयोग करिए प्राथमिक और द्वैतिक। प्राथमिक पुनर्बलन और द्वैतिक पुनर्बलन की व्याख्या प्रस्तुत की उनकी पुस्तक एसेंशियल्स ऑफ बिहेवियर और ए बिहेवियर सिस्टम। उनकी पुस्तक एसेंशियल्स ऑफ बिहेवियर और ए बिहेवियर सिस्टम से उनके अध्ययन का पता चलता है। एसेंशियल्स ऑफ बिहेवियर और ए बिहेवियर सिस्टम से उनके अध्ययन का पता चलता है। मतलब हल ने जो भी अध्ययन किया है, जो सिद्धांत दिए हैं, जो विचार दिए हैं, वो कहां से पता चलते हैं? इन दो पुस्तकों से।
उनके अध्ययन याद होते हैं या उनके अध्ययन का पता चलता है? ये अलग किताबें हैं, एक ही है और एक ही है। हालांकि आरबीएससी बच्चे याद करते हैं किताबों के नाम, मुझे बहुत कम मिले हैं ऐसे प्रश्न जिसमें किताबों के नाम पूछे जाते हैं। पूछा जाता है तो एक ही किताब के बारे में, दो किताबें हैं जिनके बारे में आरबीएससी घूम घूम कर पूछता है। एक इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई कैन मैटर मोर देन आईक्यू, इसके बारे में लिखी हुई है डेनियल गोलमैन, वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस डेनियल गोलमैन, माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, ये किसी पीएचडी मानसिक स्वास्थ्य वाले टॉपिक से ये पूछता है। इससे ज्यादा किताबें मैंने तो पर्सनली जितने पेपर मुझे मिला नहीं, कभी दिमाग खराब पूछ लिया वो अलग बात है, पर लोग ऐसे ना प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी से लिखी बनाई इसलिए मैंने कुछ नहीं पूछा क्योंकि उसके पास पूछने की अच्छी चीजें हैं। वैसे वो कोई हिस्ट्री की क्लास थोड़ी होगी, मनोविज्ञान में आपसे फैक्ट थोड़ी पूछेगा कि 30 साल का हुआ, 20 साल का हुआ, वो इतिहास हो गया कि राणा सांगा ने युद्ध लड़ा था। मनोविज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, गणित से पूछे जाते हैं। आओ यहां पर आकर हमारा हल का सिद्धांत अनौपचारिक रूप से होता है समाप्त। अनौपचारिक क्यों बोला? क्योंकि हमने अभी शैक्षणिक निहितार्थ नहीं पढ़ा इसका, ठीक है? आओ मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपने इतने दिन 2 दिन तक हल को पढ़ा, आपको क्या समझ में आया? अगर आप एज अ टीचर हल की अवधारणा को अपनी क्लास में अपने विद्यार्थियों के ऊपर अगर अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? और अगर आप सही उत्तर पहुंचे तो मुझे बहुत खुशी होगी, और पहुंच सकते हैं, सोचोगे तो बताइए मुझे, मत उत्तर बताने की कोशिश करो, सीधी सी चीज है। मैं तो एक सिंपल सा प्रश्न है, मैं चाहूं तो ऑप्शन दे तुम उत्तर चले जाओगे सारे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद सोचो, एक अध्यापक के रूप में हल की अवधारणा को यदि आप अप्लाई करते हो अपने विद्यार्थियों पर उसके शैक्षणिक निहितार्थ समझने के लिए, तो आप किस बिंदु पर सबसे ज्यादा फोकस करोगे, ध्यान केंद्रित करोगे? इस पर? हां सही बोला, इस पर, आवश्यकता पर। दैट्स इट। हल का सिद्धांत ये बताता है कि पढ़ाते समय शिक्षक को बच्चों को ये बताना चाहिए कि बेटा मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं ये तुम्हारे लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि जिस दिन बच्चे को ये समझ में आ गया कि इसको पढ़ने से मेरी ये आवश्यकता पूरी होगी, उसका अपने आप उसमें इंटरेस्ट भी जागेगा, वो तत्परता भी आ जाएगी, फिर वो अभ्यास भी करेगा और उसका प्रभाव भी अच्छा पड़ेगा। उसके तीनों की कैटेगरी में आगे क्लियर हुआ? पहली चीज आवश्यकता। दूसरी चीज हर इस बात पर पूरी तरह से केंद्रित है कि व्यक्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही उसके पाठ्यक्रम का चुनाव होना चाहिए और चयन होना चाहिए। बच्चे का जो पाठ्यक्रम है वो किस आधार पर चयनित हो, जैसे उस बच्चे की आवश्यकता है। अगर बच्चे की आवश्यकता वैसी नहीं है और उसको थोड़ा उल्टा पढ़ा दिया वो नहीं पड़ेगा। मान लो व्यक्तित्व नाम का टॉपिक है, फ्राइड नाम का एक साइकोलॉजिस्ट है, उसका एक सिद्धांत है, मनोविश्लेषणवाद का पूरा विचार है, मुझे बड़ा पसंद है, व्यक्तिगत रूप से मेरे अध्ययन की बहुत करीब है, फ्राइड को पढ़ने में इतना आनंद आता है। मेरे खुद के भी जो किताबों का जो मेरे पास किया है थोड़ा बहुत पढ़ा, उसमें जितनी किताबें फ्राइड की होती है बाकी सब मिला नहीं है। फ्राइड की एक तरफ है, फ्राइड से जुड़े लोग एक तरफ है, सलमान का जितने लोग हैं बाकी सब एक तरफ है। फिर भी अगर मैं तुम्हें कहूं कि मेरा मन तुम्हें फ्राइड पढ़ाएगा तो तुम क्या कहोगे? भाई मन में पूरा चलो पढ़ ले। क्यों? क्योंकि आपके लिए फ्राइड समय आवश्यक नहीं है। तो सीधा फंडामेंटल है कि जो बच्चे के लिए शैक्षणिक रूप से आवश्यक हो वही बच्चे को पढ़ाओ, बाकी फालतू की चीजें मत बताओ। ज्ञानवर्धन की जरूरत बच्चों को नहीं है, वो ज्यादा ज्ञानी है, सिंपल सी बात है। और हर चीज को अगर आवश्यकता से जोड़ोगे तो फिर आप उसके व्यवहार में वो सारे परिवर्तन लाने की बात कर सकते हो जो इससे पहले के 3 लोग कह चुके हैं। जो हल ने कहा, जो स्टीनर ने कहा, थॉर्नडाइक ने कहा, बाउलर ने कहा, उसमें ये एक ही लाइन जोड़ने की बच्चों को ये बताना कि तुम्हारे लिए आवश्यक है, वो अभ्यास करेगा, उसमें तत्परता भी आएगी, वो भी करेगा, सारी चीज करेगा, ठीक है? लेकिन पहला पॉइंट यही है, मुझे खुशी हुई आप लोग इस बात पे पहुंच गए। यह सिद्धांत बताता है कि सीखना सीखना तभी सार्थक हो सकता है, सीखना तभी सार्थक हो सकता है जब यह आवश्यकता की पूर्ति में सक्षम हो, पूर्ति में सक्षम हो। सिंपल सी बात है, सिंपल एज दैट। जब यह आवश्यकता की पूर्ति में सक्षम हो, आपकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर रहा है तब सीखना सार्थक है, सीखना सार्थक नहीं है। अब आप देखो आपके जीवन का एक मैं पक्ष आपको समझाता हूं, हालांकि कभी हुआ नहीं आप लोगों से ऐसा और हमने भी इस चीज को हमेशा ध्यान रखा, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि हम सब पूरा पैसा जो टॉपिक में चला जाता है। यहां से कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कई जगह पे ऐसा था कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है, हमारे जीवन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ऐसा हम क्यों करते हैं? सोचो, क्योंकि हमारी उस विषय से संबंधित जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। सपोज करो मैं आपको बोला एकदम लचीदार भला भला पढ़ा सब कुछ और आपको टेस्ट देने जाओ, यहां नहीं कहीं और टेस्ट देने जाओ, कोई दूसरी कोई स्टेट की टेट का एग्जाम फॉर्म भर के आ गया और आपको पेपर देने आए और पेपर में आपके 2 क्वेश्चन सही हुए, बाल विकास के और अधिगम के तो भूल जाओगे क्वेश्चन सही हुआ, तो सबसे पहले मेरे मार्केट मारोगे तो क्या पढ़ाया तुम्हें नहीं पता, तो बेसिक क्वेश्चन नहीं हुए, क्योंकि सीखना सार्थक नहीं हुआ कि उसने क्या पूरी नहीं करी आवश्यकताएं। आगे देखो, आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही पाठ्यचर्या निर्धारित की जानी चाहिए। आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही पाठ्यचर्या निर्धारित की जानी चाहिए। पाठ्यचर्या में पाठ्यक्रम भी शामिल हो गया, वह अन्य गतिविधियां, पाठ्यक्रम तो क्या सिलेबस है जो आपको एग्जाम से जुड़ा हुआ है, पाठ्यचर्या में सारी गतिविधियां शामिल होगी। सार्थक शिक्षा में पुनर्बलन व प्रेरणा वही है जो आवश्यकता की पूर्ति व तनाव की कमी में सहायक हो। तनाव की कमी में सहायक हो, आवश्यकता की पूर्ति व तनाव की कमी में सहायक हो। मैं रोज आपको आके मोटिवेट करता हूं, ये कर दो, फलाना कर दो, कर दो, तो एक समय बाद आपको खुद को लगेगा ये सिर्फ हम से हवा से कुछ नहीं होने वाला, असली में तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई। और असली में ये चीज मानी भी जाती है, कई साइकोलॉजिस्ट ने इस पर काम किया है और एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा, जेम्स क्लियर की बुक में है या किसी एक व्यक्ति की बुक में है, उन्होंने कहा कि आप अगर कोई बात एकदम हाँ करके बोलो और एक आप बहुत शांति से बात बोलो तो शांति से कही हुई बात आप पर ज्यादा असर करेगी, आपको ज्यादा मोटिवेट करेगी। फॉर एग्जांपल मैं एक तो मेरा उदाहरण लूं, मैं तुम्हें आग लगा दो, चीड़ डालो, फाड़ डालो, ये कर दो, वो कर दो। एक तुमने कभी नोटिस किया तो दीपक सर या राजेश सर जिस तरह से मोटिवेट करते हैं, उनके मोटिवेशन में वो जिसकी बात करें उसमें एक तरह की शांति की लगती है, कामनेस की करना है, आप बताओ क्या यार वो आदमी एकदम सही करो, बढ़िया जियो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये सत्य है, आपको स्वयं को एक समय बाद लगेगा कि ये प्रेरणा और पुनर्बलन वही है जो आवश्यकता में सहायक हो। यहां पर आप मान लीजिए आप कुछ शिकायत करके जाओ कि सर क्लास ढंग से नहीं हो रही हमारी, ढंग से नहीं हो रही कोई बात नहीं आज ही बोलते हैं, और अगले दिन तो यहाँ पे लाइट लगी हुई हो, समझ गए? अगले दिन जाओ कि सर क्लास सही से नहीं चल रही हमारी, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा करवा दो, ऐसे बोलते हैं तो चल जाएगी क्लास, क्योंकि असली क्लास से टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन से ये वही चीज है। बंदे को जंगल राजा बना दिया गया, लोमड़ी का बच्चा हो गया, और अंदर राजा साहब माउथ छोड़ दो, बाद में 1 मिनट रुक, तो बस 1 मिनट रुक, आज से किस में चालू करता हूं मैं, खुद ही जाऊंगा और वो भी बात प्रॉब्लम नहीं, दो दिन बाद राजा साहब मेरा पकड़ लियोगे, अब छोड़ दिया मैंने मेहनत करनी है, अगर मेहनत करूंगी तो मिलेगा कुछ, तो वही बात है, छोड़ तो यहां मेहनत करनी है, मैं देखो तो छोड़, ये वही चीज है, पुनर्बलन वही सहायक है जो आवश्यकता पूर्ति में सहायक हो। मेरी शायरियां मेरे गाने ये तभी काम आएंगे तो तुम्हारे पढ़ाई ढंग से चल रही हो, जैसे तुम पढ़ नहीं पा रहे हो ढंग से, तुम्हारे पढ़ने को लेकर तुम्हारे मन में ये आदमी पढ़ा हुआ सही नहीं है, समझ नहीं आ रहा, और मैं तुम्हें 2 दिन बाद बताऊंगा सोचो ठीक है पढ़ना सीख पाए तो गाना चल रही, क्योंकि पुनर्बलन कब आवश्यक है जब वो आवश्यकता की पूर्ति में सहायक हो। इसलिए ये बात कही जाती है कि यदि हल को ध्यान में रखना है तो व्यक्ति को पुनर्बलन भी वही दो, मूर्त हो जाए मूर्त हो जिससे उसकी आवश्यकता पूरी हो सके। ऐसा कोई पुनर्बलन किसी काम का नहीं है जिससे आवश्यकता पूरी हो सके। कोई गरीब आदमी था, राजा साहब को पसंद आया, उसको गांव में राजा साहब उसका मिला कि राजा साहब राजा ने मुझे बहुत खुशी है गरीब किसान कि तूने मेरा राजा किया, बता तुझे क्या चाहिए, राजा जो आपको सबसे प्रिय हो मुझे वो चीज दे दो, मिला के राजा को दे दी, राजा ने आदि बहुत प्रिय हो, राजा ने गरीब बहुत बात है, अब गरीब मतलब बैठ गया तो खुद का रोटी बनी आदि क्या पढ़ना, तो भाई बोल के राजा साहब ने कहा कि ध्यान रखना, तो यहां पर पुनर्बलन मिला उसको, उस काम को करने के लिए राजा से पुरस्कार मिला, लेकिन वो पुरस्कार उसकी आवश्यकता की पूर्ति में सहायक नहीं था। ये बात यहां से शैक्षणिक निहितार्थ से क्लियर करवानी है, क्या कि हल का शैक्षणिक निहितार्थ सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। दैट्स इट, अगला पॉइंट को यह इस विचार का समर्थक है कि लक्ष्य स्पष्ट होने से, यह इस विचार का समर्थक है कि लक्ष्य स्पष्ट होने से रुचि में वृद्धि होती है, रुचि में वृद्धि होती है। व्यक्ति
कि रुचि व्यक्ति का इंटरेस्ट जो है वो किससे बढ़ता है जब उसका लक्ष्य स्पष्ट होता है। अगर लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, तो उसकी कभी भी उस चीज में रुचि नहीं होगी। आपको ये पता है कि हमें साइकोलॉजी में पीएचडी नहीं करनी है, हमें साइकोलॉजी में एमए नहीं करनी, तो हमें सोचना पड़ना है जैसे हमारे 30 प्रश्न सही 60 नंबर आ जाए। जब आपको ये क्लियर है तो मैं आपसे जब भी मैं आपको जैसे कहता हूं कि देखो ये काम करनी है, लेकिन सुनो इस बात को, ठीक है, ये काम करनी है, सुनो इस बात को, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग चलती है, ठीक है, ये 2 मिनट की ऐसी बात है, सुन लो। लेकिन आपको ये क्वेश्चन बहुत काम का है, इसको ध्यान से सुनना, आपको मैं समझ लो, तो आप एकदम सुन लेते हो कि आप यहां से बोलिएगा ऐसा पॉइंट होगा, तो ऐसी एग्जाम में आएगा, क्योंकि लक्ष्य स्पष्ट है, ये चीज पढ़ने का, ये लक्ष्य है, ये चीज पढ़ने का, ये लक्ष्य है, ये उद्देश्य है, ये स्पष्ट होंगे, आप ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे, आप एम क्लियर होगा, आप सारे को करोगे। आदतों के निर्माण में भी यह सिद्धांत सहायक होता है कि आदतें आवश्यकताएं उसी हिसाब से काम करेंगी, देखो आदतों के निर्माण में सहायक है। हालांकि आदतों का अगर आ जाए तो बाबला हमेशा पहली पोजीशन पे रहेगा, याद रखना, क्योंकि सारी आदतें की आवश्यकता को ध्यान में रख के नहीं करता। आप सुबह उठने की समय आदत इसलिए डेवलप कर सकते हो कि मैं जल्दी उठ के जल्दी सोऊंगा, सॉरी जल्दी सो के ज्यादा पढ़ाऊंगा और अच्छे से तैयारी होगी। लेकिन बचपन से आपकी कोई यांत्रिक आदत हो, बालों को बनाने की, या कोई ये इस तरह से लोग करते हैं, जैसे बालों को ऐसे करने की, ये भी आते हैं, ये सारी यांत्रिक आदतें हैं, किसी पेट से पैर लगाने की आदत हो, ये जो मानसिक स्थिति से संबंधित आते हैं, इन आदतों का बाबलों से ज्यादा संबंध है ना कि हल से। तो यहां पर आकर हल का सिद्धांत औपचारिक रूप से होता है समाप्त। हल खत्म। अंतिम व्यवहारवादी सिद्धांत है गथरी का सिद्धांत। इसका नाम गथरी है दोस्तों, हिंदी ट्रांसलेशन में हमने बेचारे को गुथरी कर दिया, नाम इसका बेचारे का आइडियल गथरी था। और गथरी को एक सिंगल लाइन ऑब्जेक्टिव से पहले समझा देता हूं कि गथरी कहता क्या है। इस बार गथरी से क्वेश्चन आया था, वन लाइन का क्वेश्चन था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस, सफलता या सफल अनुक्रिया की बात कौन करता है। प्रश्न भी इसी तरह का है, गथरी से प्रश्न बनते हैं, या तो गथरी सिद्धांत का नाम पूछता है, क्या पूछता है कि सामयिकता का सिद्धांत, कॉन्टिग्यूटी का सिद्धांत किसने दिया, गथरी ने, या फिर वो पूछता है कि पहले ही अटेम्प्ट में सफल चयन या फिर सफल अनुक्रिया की बात कौन करता है, गथरी करता है। अब देखो गथरी को जानने के लिए मैं आपके जीवन से जुड़े हुए 2 प्रश्न पूछ रहा हूं, ठीक है। आप में से कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो ओएमआर को भरने के साथ प्रश्न करने के साथ-साथ ही ओएमआर भी पढ़ते रहते हैं। हां बताओ, मुझे चीजों को डिस्कस करने आसान है। क्वेश्चन क्या ओएमआर, क्वेश्चन क्या ओएमआर, आप उसी वैसे हो। कितने आप ऐसे हैं जो पहले पूरा पेपर करते हैं ओएमआर पढ़ते हैं। ओके, ऐसे ये मेरे मैं भी इसी करता हूं। अगर हमें एक्सचेंज करने को कहा जाए पेपर में कि आप तो इनके तरीके से करना और आप इनके तरीके से कर दोगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि पहले से हमारा दिमाग ऐसे ही करता रहा है इस काम को, है ना। इसी व्यवहार को कहते हैं स्टीरियोटाइप व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार। एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि रूढ़िबद्ध व्यवहार की बात किसने कही थी, और ये रूढ़िबद्ध व्यवहार क्यों बना, क्योंकि हो सकता है जब आप सफल हुए हो इस बारे पढ़ने में तो पहली बार आपने वही तरीका अपनाया होगा, अब आपका दिमाग हर बार उसी तरीके से जाता है। इसको थोड़ा मजाक के लेवल पे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति एक महिला को ड्राइविंग सिखा रहा था, और मैडम फर्ज करो कि आपके सामने एक तरफ एक छोटा बच्चा आ जाए, एक तरफ आपके सामने एक कुत्ते का बिल्ला आ जाए, तो आप क्या करोगे। अगर मैं तो आंखें बंद कर लूंगी, आपको मैडम 25 बार कह रहा हूं ब्रेक दबाना है, ब्रेक, तो ये वाली बात है मैडम 25 बार कह रहा हूं ब्रेक दबाना है, तो वो वाली बात है कि गथरी क्या कहता है कि पहली बार में सफल अनुक्रिया सफल चयन, प्रश्न फर्स्ट में आया हुआ है, सीधी सी बात से पूछी, प्रथम असफल अनुक्रिया की बात कौन करता है, गथरी। रूढ़िबद्ध व्यवहार की बात कौन करता है, गथरी। रूढ़िबद्ध कैसे, प्रथम बार से इनको वो तरीका सही लगा तो मैं वो तरीका अपनाया, अब मैं कह रहा हूं कि ये वाला तरीका अपना लो। जैसे कुछ लोग ये पता चला कि यार मेरे पेपर परिस्थिति है, पूरा पेपर करके वो बढ़िया, तो आप ये जानते हो कि चलो ये हमारा शिक्षक है, मित्र है, जो चिंतक है, इसने इस तरीके से अप्लाई किया है, तो भी आप अपना तरीका नहीं बदलोगे, आप अपने तरीके पे स्टैंड रहोगे, क्योंकि गथरी किसकी बात करता है, रूढ़िबद्ध व्यवहार की। दूसरा, गथरी बात करता है मूवमेंट की। गथरी व्यक्ति के व्यवहार को अनुक्रियाओं में नहीं, मूवमेंट को क्या कहते हैं, गतिविधि के रूप में देखता है, अनुक्रिया की बात नहीं करता। पहले गथरी काफी हद तक थॉर्नडाइक से प्रभावित थे, यहाँ तक कि थॉर्नडाइक का जो साहचर्य परिवर्तन का नियम था उससे जुड़ी हुई गथरी काफी रही है, ये भी पश्चिम व्यवहारवादी थे। और गथरी जैसे हल ने बात करी थी किसकी, इंटरमीडिएट वेरिएबल्स की, इंटरमीडिएट वेरिएबल्स मतलब मध्यवर्ती चर, तो गथरी मध्यवर्ती चरों की बात करते हैं, हल मध्यवर्ती चरों की बात करते हैं, टॉलरेंट मध्यवर्ती चरों की बात करते हैं, ये तीनों मध्यवर्ती चर की बात करते हैं, तीनों क्या है, नव व्यवहारवादी हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने इनके बारे में जानी, आज तो इस पे ज्यादा रिसर्च होगी नहीं, कल गथरी को शुरू करके गथरी को हम खत्म नहीं करेंगे, कल गथरी में ज्यादा गथरी से थोड़ी चीजें बनती है, सामयिक 3 चीजें, पहला सामयिकता का सिद्धांत, बोलो पहला सामयिकता का सिद्धांत, दूसरा रूढ़िबद्ध व्यवहार, तीसरा प्रथम सफल चयन, बस प्रथम सफल चयन गथरी आंसर होगा, रूढ़िबद्ध व्यवहार गथरी आंसर होगा, और सामयिकता का सिद्धांत आंसर भी गथरी होगा। इनमें इतना नहीं पढ़ना है, इसके बाद हम बोलर कराएंगे, तो आप भी जैसे स्टीनर डिटेल 2 दिन पढ़ाई करेंगे ना, वैसे चलेगा स्कूल में भी। और मेंडुला भी एक दिन चलेगा, मेंडुला से सेकंड ग्रेड में सारे प्रश्न बने हैं, सेकंड ग्रेड में 2 3 चीजें पूछिए, मेंडुला को भी देखेंगे, ठीक है मित्रों, कल मुलाकात होती है आपसे।